अगर मैं निकालता हूँ ओमेगा एन का होल स्क्वायर, यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो ये आ जाएगा जी सिग्मा एम आई और ये वाई आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एम आई वाई आई का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी ये क्या हो जाएगा आपका डिवाइडेड बाई सिग्मा एम आई वाई आई का होल स्क्वायर और ये ओमेगा एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये ओमेगा एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट यहाँ पर हो गया। और अगर हम इसी वैल्यू को आगे फर्दर यहाँ पर निकालते हैं तो ये हमारी ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर गेट होगी। ओमेगा एन स्क्वायर अगर हम निकालते हैं यहाँ पर तो ये हो जाएगा जी सिग्मा एम आई वाई आई डिवाइडेड बाई एम आई वाई आई का होल स्क्वायर। तो ये जो वाला फॉर्मूला है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशंस का, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। जहाँ पर अगर मैं बात करूँ वेयर, वहाँ पर अगर आप बात करेंगे ओमेगा एन क्या है आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन यानी सिस्टम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो वैल्यू है। वाई आई क्या है डिफ्लेक्शन, वाई आई क्या है आपका डिफ्लेक्शन एट पॉइंट, यानी सिस्टम का किसी भी पॉइंट की बात करते हैं तो एट पॉइंट आई। ठीक है, और आई की वैल्यू आप समझ सकते हैं जैसे 1 2 3 अप टू एन पॉइंट है। ठीक है, तो ओमेगा एन क्या है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम, वाई आई क्या है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट आई, जो आई पॉइंट है वहाँ पर डिफ्लेक्शन है वाई आई। ठीक है, और एम आई क्या है मास है। ठीक है, जो टोटल मास हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो क्या आपका एम आई है। तो ये जो पर्टिकुलर फार्मूला है ये फार्मूला आपका इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस फार्मूले को ही हमें यहाँ पर याद रखना है। और इसमें अब आपकी जो थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल वगैरह के जो कंसेप्ट हैं वो आपके यहाँ पर यूटिलाइज होंगे। जैसे अब हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान के चलिए हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, ज़्यादा डिफरेंस वाला क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन वही है, एक दो जो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर पेटेंट वाले क्वेश्चन हैं वही आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में, फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, यानी हमें क्या करना है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन फाइंड आउट करनी है। किसके लिए? फॉर द सिस्टम, सिस्टम के लिए, बाय यूजिंग, कंडीशन यहाँ पर माउंटेड है, बाय यूजिंग रिले मेथड। क्योंकि एक ही पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम अलग अलग मेथड से भी सॉल्व आउट कर सकते हैं, बट यहाँ पर हर क्वेश्चन की वैरायटी आपको अलग मिलेगी। तो जब तक आप एटलीस्ट क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे डेफिनेटली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि उसको हम एग्ज़ाम में भी सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फाइंड द लोअर, यहाँ पर ये बोल दिया फाइंड द, एक वर्ड और है यहाँ पर जो मिस हो गया है, फाइंड द लोअर नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन क्या है आपका कि फाइंड द लोअर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द सिस्टम। जो भी पर्टिकुलर गिवन सिस्टम है उस पर्टिकुलर सिस्टम की हमें क्या करना है, फाइंड करना है। फाइंड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द गिवन सिस्टम बाय यूजिंग रिले मेथड। यहाँ पर हमें दे रखा है कि जो ई है यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है सिस्टम का, वो क्या है 1.96 इंटू 10⁻11, और वो दे रखा है हमें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और आई क्या है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सिस्टम का, एंड दैट इज़ 4.0 इंटू 10⁻⁻7 मीटर की पावर 4। और अगर मैं यहाँ से जो सिस्टम का डायग्राम है वो आपको डायग्राम भी दे रखा है, ये आपका फिक्स सपोर्ट है, और फिक्स सपोर्ट पर यहाँ पर ये आपकी एक बीम है, ये बीम हो गई। और इस बीम से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर दो रोटर अटैच है, एक रोटर यहाँ पर अटैच है। ठीक है, ये रोटर नंबर 1, इसको इतना बड़ा कर देते हैं, ये रोटर नंबर 1 है आपका। और ये जो फ्री एंड है यहाँ पर एक रोटर दूसरा अटैच है, ये रोटर नंबर 2 है। ठीक है,
ये रोटर नंबर 1 और ये रोटर नंबर 2। यहाँ पर जो मास है वो कितना है m1 और वो कितना है आपका 100 kg, और यहाँ पर जो मास है वो कितना है m2 और वो कितना है आपका 50 kg। यानी यहाँ मास कितना है 100 kg, यह मास कितना है 50 kg। ये रोटर 1, ये रोटर 2, ठीक है, ये रोटर 1 और रोटर 2 हो गया। और इसमें अगर हम कंडीशन लगाते हैं ये बीच वाली, ये डिस्टेंस आपको दे रखी है c इज इक्वल टू 0.18 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस दे दी, और ये लेंथ हमें दे रखी है l, दैट इज इक्वल टू 0.3 मीटर। ये हमें लेंथ भी दे दी l, यानी टोटल लेंथ दे रखी है शाफ्ट की l। जो पहला रोटर है उसकी जो लेंथ दे रखी है वो क्या है आपकी c इज इक्वल टू 0.18, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो c इज इक्वल टू 0.18, और ये जो डिस्टेंस है ये आपको दे रखी है 0.3। दोनों का मास दे रखा है, जो रोटर हमने डिस्क अटैच कर रखी है m1 और m2, 100 kg एंड 50 kg। E की वैल्यू यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दे दिया, I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें यहाँ पर दे दिया। अब हमें क्या पूछना है, फाइंड आउट द लोअर नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब सिंपल है, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा तो हमें तो डायरेक्टली जो पर्टिकुलर फार्मूला पता है उसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो वी नो दैट, भाई हमें क्या पता है, वी नो दैट, हमें ये पता है कि जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला हमने पढ़ा था वो फार्मूला क्या था हमारा, वो फार्मूला था ओमेगा एन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हमने क्या लगाया था ये जी, और ये क्या था हमारा सिग्मा एम आई वाई आई, और नीचे डिवाइड में आ गया था समेशन एम आई वाई आई का स्क्वायर। ये आई थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। जो डेरिवेशन हमने ड्राइव किया था उस डेरिवेशन में जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हमने निकाला था ओमेगा एन, दैट इज जी सिग्मा एम आई वाई आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एम आई वाई आई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर एम आई और वाई आई ये क्या है, आपके जैसे मान के चलिए ये एक शाफ्ट है, ये तो आपके रोटर है, ये रोटर है, रोटर, और ये भी रोटर है, ठीक है। और ये आपकी क्या है सॉफ्ट, शाफ्ट विद नेग्लिजिबल मास, नेग्लिजिबल मास, यानी शाफ्ट का जो मास है इन रोटर के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल है, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट करके चलेंगे। तो अगर हमें यहाँ पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना है एट द 2 पॉइंट्स, ठीक है ना, और पॉइंट हमें कहाँ है 1 और 2 है, यानी इसका मतलब क्या है भाई, इसको अगर मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँ तो ये कुछ ऐसे है भाई, ये सपोर्ट है, ठीक है। अगर आप डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करोगे ये ऐसी कंडीशन में, ये पॉइंट नंबर 1 है, ये पॉइंट नंबर 2 है मान के चलिए, जब ये शाफ्ट डिफ्लेक्टेड होगी तो कुछ ऐसे जाएगी। ये अगर मान के चलिए रोटर की वजह से डिफ्लेक्ट होगी तो डिफ्लेक्शन तो ये हुआ ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डिफ्लेक्शन हुआ, और डिफ्लेक्शन तो कितना हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिफ्लेक्शन हुआ। भाई डिफ्लेक्शन यही तो है कि ये पॉइंट 2 अपनी पोजीशन चेंज कर दिया, 2 डैश पर आ गया, 1 कहाँ पर आ गया 1 डैश पर। तो हमें जो डिफ्लेक्शन, ये जो दोनों पॉइंट है पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर अगर हमें फाइंड आउट करना है डिफ्लेक्शन, टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन एट द 2 पॉइंट्स, वी फाइंड द डिफ्लेक्शन एट ईच पॉइंट independently due to each load and then superimpose as the system is a linear system। यानी अगर हमें टोटल फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है तो हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ये सिस्टम तो आपको समझ में आ ही गया। टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन, अगर हमें क्या फाइंड आउट करना है डिफ्लेक्शन एट दी 2 पॉइंट्स, कहाँ पे फाइंड आउट करना है 2 पॉइंट्स, वी फाइंड दी डिफ्लेक्शन, हमें क्या मिलेगा, वी फाइंड द डिफ्लेक्शन एट ईच पॉइंट इंडिपेंडेंटली। हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पर इंडिपेंडेंटली फाइंड आउट करेंगे ड्यू टू ईच लोड
प्रत्येक लोड की वजह से, जैसे मान के चलिए पॉइंट नंबर 1 पे फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट नंबर 1 पे जो लोड हम लगा रहे हैं, एक तो लोड खुद m1 है तो उसकी वजह से डिफ्लेक्शन होगा, एज वेल एज जो m2 मास अटैच है इसकी वजह से भी पॉइंट नंबर 1 पर डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो उस टोटल डिफ्लेक्शन को हम क्या करेंगे, सम अप करेंगे। तो टू फाइंड आउट द डिफ्लेक्शन एट ईच पॉइंट या 2.1 and 2 वी फाइंड द डिफ्लेक्शन एट ईच पॉइंट इंडिपेंडेंटली ड्यू टू ईच लोड एंड सुपर इम्पोज इसको क्या कर देंगे, सुपर इम्पोज करेंगे एज द सिस्टम इज ए लीनियर सिस्टम को हम क्या मान रहे हैं, एक लीनियर सिस्टम है। तो प्रत्येक लोड की वजह से जो दूसरा पॉइंट है वहाँ पर हम क्या करेंगे, डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे। और जब हम प्रत्येक लोड की वजह से डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करेंगे तो वो जो डिफ्लेक्शन आएगा, अब ये चीज़ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जाना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जाने का मतलब क्या है, वो चीज़ चलो मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये एक सिंपल कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया भाई। ये सिंपल क्या है, एक कैंटिलीवर बीम है, और कैंटिलीवर बीम में जो भी डिफ्लेक्शन होता है, मान के चलिए बीम ऐसे है कुछ, ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2। जब ये बीम डिफ्लेक्टेड होगी तो कुछ ऐसे जाएगी, ठीक है, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन इतना आएगा, ठीक है, और यहाँ पर डिफ्लेक्शन इतना आएगा। ये पॉइंट नंबर 1 का डिफ्लेक्शन हो गया और ये पॉइंट नंबर 2 का डिफ्लेक्शन हो गया। तो पॉइंट नंबर 1 पे जो डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, तो उसके लिए एक तो मास m1 रेस्पॉन्सिबल है, एक मास m2, ये दोनों ही रेस्पॉन्सिबल। और पॉइंट नंबर 2 पर जो डिफ्लेक्शन आएगा, ठीक है, उसके लिए भी मास m1 और m2 दोनों रेस्पॉन्सिबल है। तो जो डिफ्लेक्शन आते हैं, जैसे अगर फ्री एंड होता है कैंटिलीवर बीम का, तो हम यहाँ से याद कर सकते हैं कि फ्रॉम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अब ये चीज़ें आपको याद करने की, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, अगर कोई कैंटिलीवर बीम है और कैंटिलीवर बीम पर फ्री एंड है, मान के चलिए डिफ्लेक्शन आप निकालना चाह रहे हैं, अगर मैं डिफ्लेक्शन को ये से डिनोट कर रहा हूँ, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू लोड 1, यानी आप ऐसे बना रहे हैं भाई कि ये बीम हो गई और मेरे को यहाँ ये जो पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालना है, ठीक है, ये जो पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पर मास कितना अटैच है आपका, m1 अटैच है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, c है भाई, लेंथ कितनी है इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक की, c है, मास आपको पता है m, हमने मान लिया e इलास्टिसिटी, i मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आप a11 निकालोगे, डिफ्लेक्शन निकालोगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पर इस मास m1 की वजह से, तो आपको पता है w, भाई अगर यहाँ पे लोड w होता है तो वो क्या होता है, WLQ डिवाइडेड बाई 3EI, ये आपका क्या आता है, डिफ्लेक्शन आता है। अगर मान के चलिए, अगर आप ऐसे बोल रहे हैं कि सर ये हमारी बीम है, ठीक है, और इसको आप इससे कंपेयर करना, यहाँ पर आपने लोड लगा दिया W, ठीक है, इसकी लेंथ हो गई L, ठीक है, इस लोड W की वजह से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन आएगा WLQ/3EI, तो W को हम किससे लिख देंगे यहाँ पर, M से, मास से, ठीक है, और LQ यानी लेंथ इसकी जो C है, और 3EI, E है इसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, I क्या है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर हम यही डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं पर यूनिट वेट या पर यूनिट मास, ठीक है, अगर आप पर यूनिट वेट जो डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, वेट डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, स्टैटिक डिफ्लेक्शन की जो वैल्यू है, तो वो क्या हो जाएगा फाइनली, ये W से नीचे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर M1 से भी डिवाइड कर देंगे, तो फाइनली ये जो डिफ्लेक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा आपका LQ, यानी ये आ जाएगा आपका LQ डिवाइडेड बाई 3EI, और L की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा C, तो ये क्या हो जाएगा CQ डिवाइडेड बाई 3EI डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 3EI, A11 बराबर क्या हो जाएगा आपका CQ डिवाइडेड बाई 3EI। और ऐसे ही अगर हम निकालेंगे सिमिलरली डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू 2, देखो अब हम क्या कर रहे हैं, ज़रूर ध्यान देंगे, डिफ्लेक्शन चाहिए कहाँ पर, 1 पर, ये पॉइंट है, डिफ्लेक्शन तो चाहिए यहाँ पर 1 पर, बट किसकी वजह से चाहिए, 2 की वजह से चाहिए, यानी यहाँ पर जो मास है उसकी वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन चाहिए। तो ये आपने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ा होगा, A21 या A21, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू 2 या डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2 ड्यू टू 1, ये दोनों इक्वल आएंगे।
इनकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी सी स्क्वायर, ठीक है, जो लेंथ है उसका स्क्वायर पहले वाले की, डिवाइडेड बाई 6EI, डिवाइडेड बाई 6EI। ये डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से, और ये हो जाएगा 3L माइनस सी। 3L तो आपको पता ही है भाई, L तो ये वाली वैल्यू है, ठीक है, और जो C है वो ये वाली वैल्यू है। C क्या है, ये वाली वैल्यू है। तो ये सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6EI 3L माइनस सी, यानी ये फाइनली कितना हो जाएगा आपका 3L माइनस सी, यानी A12 बराबर A21 बराबर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 6EI इज इक्वल टू मल्टीप्लाइड में 3L माइनस सी। और यहाँ पर अगर हम निकालते हैं A22 यानी डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2 ड्यू टू 2, तो वो उसकी लेंथ कितनी है LQ डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 3EI। यानी आपने डिफ्लेक्शन निकाल लिया एट पॉइंट 1 ड्यू टू 1, एट पॉइंट 1 ड्यू टू 2, एट पॉइंट 2 ड्यू टू 1 और एट पॉइंट 2 ड्यू टू 2, ठीक है। तो सभी का सभी की वजह से हमने यहाँ पर डिफ्लेक्शन फाइंड आउट कर लिया। अब ये जो कांस्टेंट है, ये जो वैल्यू है, ये हमें याद करनी पड़ेगी, इसका कोई ऑप्शंस नहीं है। इसके लिए आप या तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जाके देख सकते हैं, इस टाइप के 2-3 टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जनरली कैंटिलीवर वगैरह के, ठीक है। सिंपली सपोर्टेड बीम होगा तो डिफ्लेक्शन की वैल्यू अलग अलग रहेगी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपको जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम है और दोनों एंड उसके क्या हैं, हिंज्ड है, तो WLQ/48EI इस तरीके से भी वैल्यूज़ उसकी डिफ्लेक्शन की अलग अलग आती हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें चाहिए टोटल स्टैटिक डिफ्लेक्शन, टोटल स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट द 2 points, at the 2 points are given by, यानी कहने का मतलब है कि अगर आप निकालेंगे टोटल स्टैटिक डिफ्लेक्शन एट द 2 points आर गिवन बाई, अगर 2 पॉइंट्स पर अगर हम टोटल स्टैटिक डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं, तो वो 2 पॉइंट पर जो टोटल स्टैटिक डिफ्लेक्शन है वो हम किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम निकालते हैं यहाँ पर y1, ठीक है, तो y1 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाइनली जो फॉर्मूला हमने निकाला था वो तो G/MI/YI में σ/MI/YI का होल स्क्वायर है। तो सबसे पहले ये जो YI है, तो y1 अगर हम निकालेंगे तो y1 हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली y1 हो जाएगा हमारा W1 इंटू में A11 प्लस W2 इंटू में A12। यानी अगर आपको डिफ्लेक्शन निकालना है 1 पॉइंट पर, तो W1 यानी क्या हो गया, वेट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, M1 इंटू जी इंटू में A11 प्लस M2 इंटू में जी इंटू में A12, ठीक है। तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू 1, डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 1 ड्यू टू 2, तो ये M1G और ये M2G से मल्टीप्लाइड हो जाएगा। और अगर हम यहाँ से y1 निकालेंगे टोटल डिफ्लेक्शन y1, और ऐसे हम क्या निकालेंगे, y2 निकालेंगे, तो ये जो डिफ्लेक्शन आएगा स्टूडेंट्स, ये M1 की वैल्यू कितनी है 100, ये 9.81, A11 हमें पता है CQ डिवाइडेड बाई 3EI, तो A11 की वैल्यू CQ, C कितना है आपका 0.18 का होल क्यूब, ठीक है, 0.18 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ई की वैल्यू कितनी है 1.96 इंटू 10⁻11, आई 4 इंटू 10⁻⁻7 प्लस M2 कितना है आपका 50, जी वही 9.81, A12 आपने देखा ऊपर सी स्क्वायर, ये जो ब्रैकेट में आ रहा है ये सी स्क्वायर यानी 0.18 का होल स्क्वायर, ब्रैकेट लगा देते हैं 3L माइनस सी, तो 3L माइनस सी, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3L माइनस सी, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी 0.72, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, और नीचे वही 6EI, तो 6 इंटू ई इंटू आई, तो 1.96 इंटू 10⁻11 इंटू 4 इंटू 10⁻⁻7। इसको सॉल्व आउट किया तो जो डिफ्लेक्शन y1 है वो डिफ्लेक्शन y1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ पर ये वैल्यू आएगी आपकी 4.86 इंटू 10⁻⁻5 मीटर, ये डिफ्लेक्शन आ गया आपका y1।
सिमिलर टू y1 वी विल फाइंड आउट द y2। सिमिलरली हम यहाँ पर लिख सकते हैं, सिमिलरली अगर हम फाइंड करेंगे यहाँ पर y2, तो y2 की जो वैल्यू आएगी हमारी, y2 की वैल्यू आ जाएगी W1 A21 यानी डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2 ड्यू टू 1 प्लस W2 A22 डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2 ड्यू टू 2। इसको क्या लिखेंगे M1G A21, इसको क्या लिखेंगे M2G A22। ये दोनों वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड आउट कर ली, ये लिख दी, ये y2 आ गया और ये फाइनली y2 इज इक्वल टू M1 यानी क्या 100 9.81 इंटू में 0.18 का होल स्क्वायर 0.72 डिवाइडेड बाई 6 इंटू A21 की वैल्यू लिख दी डायरेक्टली 1.96 10⁻11 4 इंटू 10⁻−7 प्लस M2G 50 इंटू 9.8 इंटू 0.33 का होल क्यूब। ये किसकी वैल्यू पुटअप कर रहे हैं, A22 की वैल्यू 3 इंटू EI 1.96 इंटू 10⁻11 4 इंटू 10⁻−7 यानी ये क्या हो गया y2। सो अगर आपको यहाँ पर y2 भी मिल गया यानी y2 इज इक्वल टू 10.48 10⁻−5 मीटर, ये y2 मिल गया। हमें फॉर्मूला क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है कि ओमेगा n का होल स्क्वायर बराबर g सिग्मा mi yi डिवाइडेड बाई सिग्मा mi yi का होल स्क्वायर। और अगर आप इस फॉर्मूले को एक्सटेंड करेंगे तो ओमेगा n का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, g पहला मास क्या m1 y1, दूसरा क्या m2 y2 डिवाइडेड बाई, अगर हम इसके नीचे लिखेंगे तो ब्रैकेट लगा के वो क्या हो जाएगा m1 y1 स्क्वायर m2 y2 स्क्वायर। और फाइनली अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरा आ जाएगा यहाँ पर g की वैल्यू 9.81, m की वैल्यू 100, y1 4.86 इंटू 10⁻−5 ये ब्रैकेट क्लोज प्लस m2 कितना यहाँ पर 50 मल्टीप्लाइड बाई 9.8 इंटू 0.30 का होल क्यूब। ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज यानी ये m1 और ये m2 इंटू वाई, और नीचे जो वैल्यूज़ है उनका स्क्वायर कर देंगे। ये 100 इंटू 4.86 इंटू 10⁻−5 का होल स्क्वायर प्लस 50 इंटू 10.48 इंटू 10⁻−5 का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज यानी ये दोनों ब्रैकेट आपके यहाँ से क्लोज हो जाएंगे। और अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये ओमेगा n का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 126,000 और फाइनली यहाँ से ओमेगा n अगर हम निकालेंगे और अगर आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 355 रेडियन पर सेकेंड। और इस तरीके से ये वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे।